हाँ तो आने वाले साल में हम 6,000 करोड़ रुपए एमएलए खरीद, माफ कीजिएगा हमारी पार्टी का बजट है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अगर आप नए हैं तो इस शो में हम हफ्ते की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फालतू न्यूज एक साथ डिस्कस करते हैं और बाद में उसी न्यूज पर रिएक्ट भी करते हैं और वही इस शो को इतना खास बनाता है। देखो, शादी की बात करें तो कियारा की हो गई, राखी की टूट गई, यही हुआ इस हफ्ते। देखो, बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी काफी टाइम से डेट कर रहे थे, तो इनकी शादी होना इट वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन राखी की शादी टूटना, well, don't blame me, it was also expected. ये भी ठीक है। देखो, राखी सावंत इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ द फैक्ट कि आदमी टीवी पर आने के लिए कुछ भी करता है। परदेसिया से ये लाइमलाइट में आई थी, मैं हूं ना में इन्होंने एक रोल किया था और ऐसा नहीं है कि करियर में इस एक्ट्रेस ने नाम नहीं कमाया, काफी आइटम नंबर्स किए, काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी थी एक पॉइंट पर। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इनकी करियर की गाड़ी ऐसे ऐसे टर्न मारी जैसे ड्राइविंग सीट पर सलमान खान बैठा हो। मैं आ जाऊं क्या? भाई, पिछले कुछ टाइम से ये कुछ भी करने लगी है। जो लगाएगा गोदरेज का ताला वही बन पाएगी बॉलीवुड की बाला। कभी कोई औंधा पौंधा कॉस्ट्यूम पहन लेगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बैले डांस। टक 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 टक। ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो। कभी ये दीपक कलाल के साथ इश्क लड़ा लेती है। मैं राखी सावंत कलाल बनने वाली हूँ। या दलाल या कलाल? कलाल। कभी रेसलर बन जाती है, कभी योगी जी को प्रपोज कर देगी, कभी जीसस की डिसाइपल बन जाएगी। मैं जब भी प्रभु का नाम लेती हूँ, मेरे यीशु का नाम लेती हूँ, मेरे जीसस का नाम लेती हूँ, तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। कभी बुर्का पहन लेगी, मतलब ड्रामा बट सेक्युलर। मुझे पर्सनली सबसे फनी इंस्टेंस तब लगता है जब नवजोत सिंह सिद्धू को किसी ने राखी सावंत से कंपेयर कर दिया। अब ऑब्वियसली आप इतने बड़े पॉलिटिशियन को राखी सावंत से कंपेयर करोगे तो ऑफेंड तो होगा ही ना। हाँ, तो राखी सावंत ऑफेंड हो गई। मेरा नाम लोगे ना तो तुम्हारा चड्डा उतार दूंगी। कहने का मतलब ये कि राखी सावंत हार्डली मिसेस एनी अपॉर्चुनिटी टू बी इन द लाइमलाइट। अच्छा, आपको राखी का स्वयंवर याद है? एक पूरा शो हुआ था जिसमें राखी को अपना पति ढूंढना था। 2009 में पब्लिक के लिए वो शो खत्म हो गया। टर्न्स आउट राखी के लिए वो आज भी चल रहा है। उसके बाद इस औरत ने पता नहीं कितनों से शादी की, कितनों से डिवोर्स किए। ऑन दिस डे राखी हैज मोर मैरिजेस देन मूवीज। अब लेटेस्ट केस हुआ उनके हस्बैंड / एक्स हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी से। पहले पता चला कि भाई आदिल नाम का एक लड़का है जिसको राखी हमारी प्यारी डेट कर रही है, और लोगों को लगा कि भाई इतने कंट्रोवर्सी और इतने ड्रामा के बाद फाइनली शी हैज फाउंड हर मैन। काफी टाइम तक डेट चली, फिर राखी ने बोला शादी हो गई, फिर पता चला शादी नहीं हुई, लेकिन फिर अल्टीमेटली शादी हो गई और अब शादी, अरे यार। और अब ये ड्रामे किए जा रही है, मीडिया खूब अटेंशन दे रही है, पब्लिक को खूब मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देखो, जोक्स अपार्ट, कंसीडरिंग द फैक्ट कि राखी सावंत ने अपना पूरा करियर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया और काफी ज्यादा आप जो इसको उल जुलूल हरकतें मानते हो वो इनके लिए एंटरटेनमेंट और लाइमलाइट का एक जरिया है, ये अभी भी वही कर रही है। पॉइंट ऑफ एडवाइस, इसको सीरियसली मत लेना, इनका चलता रहता है, चलता रहेगा। और राखी को तो फिर भी लाइमलाइट मिल रही है। जो कबीर सिंह का दिल टूटा उसका क्या? हाँ यार, प्रीति को टच कर लिया किसी ने, सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक और जो जेन्युइन शादी हुई इस हफ्ते वो थी कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की। जैसलमेर में शादी हुई, बड़ी क्यूट क्यूट पिक्चर आई, वही अमीरों वाली हरकत, लोगों ने खूब मजे लिए। चारों तरफ सिड कियारा। ओ भाई देखो यार, मैंने भी मेन सेगमेंट में यही लिया है। हमारा देश ही ऐसा है, कोई एक बॉलीवुड की वेडिंग हो, हर हेडलाइंस जो है शैडो हो जाती है। व्हेन एवरीवन इज कांग्रेचुलेटिंग अडवाणी फॉर विन ओवर शेरशाह। कोई शादी में फूफा ही बना दो। ताकिर खान ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, बॉलीवुड सेट सच अनरियलिस्टिक वेडिंग एक्सपेक्टेशंस। शादी की फोटोज उसी दिन कौन सा फोटोग्राफर देता है? हाँ यार, हमारे मम्मी पापा को तो एक महीने बाद एल्बम मिली थी और मेरी तो एक भी फोटो नहीं आई उसमें। बॉलीवुड वेडिंग्स भी लाइक शाही पनीर, पनीर पसंदा, पनीर लबाबदार, पनीर कढ़ाई। एक तो सबकी ड्रेसेस सेम रहती हैं, या हमको महंगे लहंगे खरीदवा रहे हैं, खुद एक दूसरे से उधार में पहन रहे हैं, बता रहा हूं मैं। सिद्धार्थ कियारा वेडिंग, एक्स गॉट मैरिड, सेकंड एक्स गॉट मैरिड, सेकंड एक्स का एक्स बॉयफ्रेंड गॉट मैरिड, सेकंड एक्स का एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ का एक्स इज गेटिंग मैरिड। यू इतना मजाक उड़ा लो, सलमान खान के लिए एक पॉइंट पे दुख तो होता है। देखो, सिमी ने ट्वीट किया, सारा आई डोंट लाइक मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट निकल गया मेरा ये देख के। एक तो ये सेलिब्रिटी कपल की वेडिंग देखकर ना लड़कियों के इतने एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों को मिल जाते हैं वेडिंग गोल्स। अरे भैया, बॉलीवुड कपल है, बहुत पैसा है उनके पास,
अपना यहाँ पर शादी में शाही पनीर ही बच जाए वही बड़ी बात हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की क्या है, लाइक सब्सक्राइब मांगने आए, वो वैसे नहीं देते ना, तो मैंने सोचा गेटअप में आके एक ये यूट्यूबर लोग मांग लो। अल्लाह भगवान जीसस जिसके नाम पे देना हो लाइक सब्सक्राइब दे दे बाबा। हाँ चल हो गया भाग से। यूट्यूबर लोग लाइक सब्सक्राइब की भीख ही मांगते रहते हैं, कर दो यार आप थोड़ा लाइक, देख आप तो बड़े आदमी हो। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आई टर्की देश से, जहां पर 6 फरवरी को एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसकी रेक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 थी। अमूमन अर्थक्वेक ऐसे ही मेजर किए जाते हैं। 6.5 के ऊपर अगर कोई रेक्टर स्केल पर अर्थक्वेक है तो उसकी तीव्रता तेज मानी जाती है, और 7 के ऊपर अगर गया तो हर पॉइंटर पर अर्थक्वेक और ज्यादा डेवास्टेटिंग होता जाता है। ये भूकंप मेजरली टर्की और सीरिया देश में आया, जिसमें अब तक 22,000 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, और यह माना जा रहा है कि 30 से लेके 40,000 तक ये डेथ टोल पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं जो लोगों का दर्द बयां करती है, और उसमें सबसे दर्दनाक एक जो मैंने देखी, जिसमें एक फादर अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ है, उसकी बेटी मलबे में दब चुकी है, प्रोबेबली शी इज डेड, और वो उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो एक अर्थक्वेक तब आता है जब सतह के कई किलोमीटर नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, और उनसे जो एनर्जी निकलती है वो सतह तक आते आते कंपन पैदा करती हैं, और उसकी वजह से एक भूकंप आता है। अब इसमें घबराने वाली बात यह है कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बस ये बता दिया जाता है कि ये एक एरिया है जो अर्थक्वेक प्रोन है। जैसे टर्की की जिस जगह में आई वहां बोला जाता है कि एनाटोलियन प्लेट पर है और वो एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, और ऐसे ही हमारे इंडिया में हालत है हिमालयन बेल्ट की, ये भी एक अर्थक्वेक प्रोन जोन माना जाता है। खैर इन दिनों टर्की के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशानी में है। कई ज्यादा मुल्क हैं जो आके टर्की की मदद कर रहे हैं। आप भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। आप टर्किश एम्बेसी में रिलीफ सप्लाईज भिजवा सकते हैं। कैसे भिजवा सकते हैं उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, क्या आपको अग्निवीर स्कीम याद है? हाँ, वही स्कीम जिसकी वजह से इस साल काफी ज्यादा प्रोटेस्ट। अरे वो तो पिछले साल था ना? पिछले साल हुआ था? तो हाँ यार 2023 चल रहा है अब तो। हमारी इंडियन आर्मी ने हाल ही में अग्निवीर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़े बदलाव किए हैं। पहले अगर किसी को सेना में भर्ती होना था तो 3 स्टेजेस होती थी। पहले एक फिजिकल टेस्ट होता था, फिर एक मेडिकल टेस्ट होता था, और फिर होता था CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन फिर भर्ती में इतने लोग आ रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इसमें बदलाव किया है, और अब पहले कैंडिडेट्स का CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, और उसको जो पास करेंगे उनका होगा फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट। तो अगर आपका कोई दोस्त आर्मी में भर्ती होने की सोच रहा है तो उसे बता देना। और अगर आप, तुम्हें तो पंखा ऑन करने में मौत आती है, अगर आपके पास कोई भी होम लोन है, कार लोन है, या कोई भी आपकी EMI चलती है, तो अगली बड़ी खबर है आपके लिए, और वो ये कि इस हफ्ते RBI ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। अब आप बोलोगे कि चिरकुट मुझे उससे क्या मतलब, मेरा अकाउंट तो SBI में है ना। चिरकुट बोलोगे मुझे, ठीक है। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। देखो RBI का रेपो रेट बढ़ाना सीधा आप पर असर डालता है। 2 मिनट दो बताता हूं कैसे। देखो जैसे हर बाप का एक बाप होता है, वैसे ही हर बैंक का एक बैंक होता है जिसे हम कहते हैं RBI। ये बैंक को लोन देता है और बैंक आपको लोन देता है, और जब जब RBI बैंक्स के लिए रेपो रेट बढ़ाता है तो उसके बदले में बैंक्स आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। मतलब कि अब आपकी EMI और महंगी हो जाएगी। मतलब होम लोन, कार लोन और महंगे होने वाले हैं, तो चेक कर लेना, आपकी जेब और जेब वाला एरिया दोनों फटने वाले हैं। Oh my God! अगली बड़ी खबर है प्लास्टिक को लेकर। माइक्रोप्लास्टिक मतलब माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे 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 टुकड़े, और ये हाल ही में माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। प्लास्टिक के इतने छोटे टुकड़े जो डिटेक्ट करना मुश्किल हो चुके हैं, और हाल ही में ये बड़ी प्रॉब्लम उभर कर सामने आई। ये हमारे इंसान के खून में पाए गए हैं, वाटर बॉडीज में पाए गए हैं, ग्लेशियर्स में पाए गए हैं, और अब साइंटिस्ट ने बताया है कि माइक्रोप्लास्टिक इंसान की नसों में भी पाए गए हैं। यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारे वैस्कुलर टिश्यूज हैं, इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। खुजली बहुत होती है। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, जैसे प्लास्टिक हमारी बाहर की बॉडीज के लिए खतरनाक है, वैसे हमारी अपनी बॉडी के लिए भी खतरनाक है। और देखो जिस हिसाब से हम आजकल प्लास्टिक पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, आप खास कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। बस छोटी छोटी चीजें करो, जैसे कि प्लास्टिक यूजुअली अवॉइड करो, गर्म खाना जो है वो प्लास्टिक में मत खाओ, मतलब कि एहतियात बरतो थोड़ा। यार क्या कार्टून आदमी है ये। अगली बड़ी खबर आई पाकिस्तान से, जहां पर वहां के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का इस हफ्ते इंतकाल हो गया। नाउ वन कैरेक्टर जो ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बल्कि इंडो पाक रिलेशन में भी काफी सिग्निफिकेंट रहे थे। कहा जाता है कि कारगिल युद्ध इन्हीं की वजह से हुआ था। अपने टाइम पर बहुत पावरफुल थे, देश चलाया, तख्ता पलट किया, अल्लाह ताला इन्हें जन्नत अता फरमाए, लेकिन धोनी के बाल कटने से नहीं रोक पाई है। If you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut.
अगली न्यूज है एंटरटेनमेंट से, जहां एसआरके की पठान जो भाई बहुत ज्यादा सुपरहिट हो चुकी है, जिसे बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अब ये बजरंगी भाईजान को पीछे छोड़कर सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी बन गई है। कहां 100 करोड़ पर मूवी हिट हो जाती है, ये मूवी 800 करोड़ कमा चुकी है और जैसा चल रहा है तो अपने लाइफ टाइम में इजीली 1000 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी। अगर आप मूवी देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा है, देखने का प्लान बना रहे हो तो देखने से पहले मेरा ये रिव्यू देख लेना। 1000 करोड़ मूवी, 1000 रुपए मैं भी कमा लूं। अच्छा, आखिरी खबर है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जहां क्रिकेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उर्फ बीजीटी। अब ये बीजीटी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक बड़ा इवेंट माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें दो सबसे बेस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशंस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कंपीट करते हैं, और खासकर हमारे कोहली भाई साहब के आने के बाद तो एग्रेशन लेवल भी बढ़ गया है, तो काफी इंटरेस्टिंग होता है। और इसके पहले मैच को इंडिया ने एक इनिंग्स और 132 रन से जीता है। जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता है वो बता दूं कि एक इनिंग से जब भी कोई मैच जीते टेस्ट मैच में तो एक बड़ी उपलब्धि होती है। इस मैच के स्टार रहे आर अश्विन, जिनकी जो बॉल्स होती हैं वो कंगना के स्टेटमेंट्स की तरह समझ में नहीं आती हैं आजकल। और इस जीत के साथ आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत डोमिनेटिंग फोर्स बन गया है। इंडिया कभी भी इतना अच्छा टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं था। हम बाहर जाते थे, मैच जीतना तो दूर की बात, अगर हम ड्रॉ भी कर देते तो उसमें बहुत खुश होते थे। बट रिसेंटली जो इस जैसा इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में प्रोग्रेस किया है वो काफी ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि अब ना सिर्फ हम मैच जीत रहे हैं बल्कि हमारा जो विनिंग परसेंटेज है वो किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे ज्यादा है। नॉनसेंस। चलिए नॉनसेंस न्यूज से शुरुआत करते हैं। कुछ है इस हफ्ते की। पहली हुई गाजियाबाद में, जहां पर एक कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ घुस गया और उसने लोगों पर हमला कर दिया। पूरी जगह हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर भी कई सारी वीडियोस वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि भाई एक तेंदुआ घूम रहा है, लोगों को अटैक किया है उसने, और ये सब कुछ। अब ये न्यूज काफी लोगों के लिए इंक्लूडिंग मी काफी ज्यादा अचंभित कर देने वाली थी, शॉकिंग कर देने वाली थी, क्योंकि ये गाजियाबाद में हुआ। मतलब एनसीआर की एक बड़ी सी सिटी है, आसपास कोई इतना बड़ा घना जंगल भी नहीं है जहां तेंदुए जैसा जानवर आ जाए यहां से। तो लोग बोले कि भाई इतनी बड़ी सिटी में अचानक से बीच में तेंदुआ कैसे आ गया। इसने 8 लोगों को घायल कर दिया। बाद में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने पकड़कर इसको पास वाले जंगलों में छोड़ दिया। अब इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये तेंदुआ दरअसल मालगाड़ी से आया हो। होता क्या है कि मालगाड़ी जो होती है कई बार जंगलों से निकलती है और वहां घंटों के लिए हॉल्ट कर दी जाती है, जिसमें जंगली जानवर उस पर चढ़ जाते हैं और उसी के साथ ये शहर में आ जाते हैं। इस पर एक और थ्योरी ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि एक नहीं 2 तेंदुए थे, जिसमें एक कुछ दिनों पहले दिल्ली मेरठ हाईवे पर भी मरा पाया गया था। तो ये जो 2 तेंदुए थे ये शहर में काफी टाइम से घूम रहे थे, और कैसे आए, कहां से आए, लोग अभी इसकी जांच में लगे हैं। खैर, मालगाड़ी से याद आया, बिहार से एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। आपको याद होगा बिहार में कुछ दिनों अजीबोगरीब चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। एक में ये हुआ था कि भाई मोबाइल टावर चोरी कर लिया था, फिर चोरों ने ट्रेन का इंजन चोरी कर लिया। अब चोरों ने कहा कि चलो कुछ और तूफानी करते हैं, और उन्होंने इस बार 2 किलोमीटर रेल ट्रैक चोरी कर दिया। मतलब क्या चल रहा है ये? मतलब पहले इंजन, फिर पटरी, अब बस स्टेशन बचाए, उसके बाद रेल मंत्रालय पे हमला करेंगे सीधा ये। अच्छा, बिहार से एक और इंटरेस्टिंग खबर आई, वो आई गया से, जहां पर एक सरकारी ऑफिस में कास्ट सर्टिफिकेट बनने की एप्लीकेशन आई। एक कुत्ते का कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ, किसी ने फिरकी लेते हुए एक कुत्ते का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अर्जी दाखिल की, और उसमें ना सिर्फ ये, उसे कुत्ते का एक आधार कार्ड भी था, जिसमें उसका नाम टॉमी, उसकी मम्मी का नाम गिनी, पिताजी का नाम शेरू भी था। और ये बकलोल लोग यही नहीं रुके, उन्होंने नीचे आधार कार्ड नंबर लिखा और लिखा आधार, आम कुत्ते का अधिकार। अब पहली बार जब सबने ये न्यूज सुनी तो आधे लोगों को लगा कि भाई एक जेन्युइन केस भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग अपने कुत्तों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, वो उसको एज अ फैमिली मेंबर ही समझते हैं। उनके कुत्ते को कुत्ता बोल के देखो, वो तुम्हें काट खाएंगे। मेरे एक जान पहचान में एक अंकल है, उनके कुत्ते का नाम पोगो है। उन अंकल का जो बेटा है वो परेशान रहता है, कहता भाई ये मेरी जायदाद खाएगा किसी दिन, इसको ज्यादा प्यार मिलता है। मैं जब उनके घर में जाता हूं तो उनकी औलाद भिंडी खा रही होती है, पोगो चिकन खा रहा होता है। पोगो का खुद का सिंहासन है, ये बेचारा जमीन पे सोता है। कुछ कुछ डॉग लवर बहुत सीरियस होते हैं भाई, कुत्ते का अपना कमरा, अपना बेड, जायदाद में नाम, तो कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी बड़ी बात है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। अच्छा, कोर्ट से ही रिलेटेड एक मस्त न्यूज आई गोवा से। अच्छा, अमूमन क्या होता है, कभी भी कोई केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो उसके जो एविडेंसेस होते हैं उन्हें कोर्ट परिसर में एविडेंस रूम में रखा जाता है। कई बार कुछ सुराख होते हैं, कुछ नकदी होती है, सब एविडेंस रूम में रखा जाता है। तो एक चोर इस एविडेंस रूम में घुसा, जहां पर किसी केस से रिलेटेड कुछ कैश वैश रखा होगा एविडेंस के तौर पर, उसने हाथ साफ कर लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग घटना तब हुई जब राजस्थान के असेंबली में अशोक गहलोत जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वो आने वाले साल का स्टेट बजट पढ़ रहे थे, स्पीच दे रहे थे। बूढ़ा आदमी आराम से स्लो करके ऐसे स्पीच दे रहा था, सब सुने जा रहे थे। लेकिन फिर लोगों ने नोटिस किया कि बार बार कोरोना बोल रहे हैं अपनी स्पीच में, कोरोना काल ये, कोरोना काल ये। तो रियलाइज किया कि कुछ तो यहां पर गड़बड़ है। तो उनके कान में किसी ने आगे बताया कि सर आप गलत बजट पढ़ रहे हैं,
हाँ, अशोक गहलोत जी अपेरेंटली पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे, मतलब पिछले साल का बजट पढ़ दिया। और ये वो स्टेट है जिसमें आने वाले टाइम में इस साल इलेक्शन आने वाले हैं, जिसमें बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। खूब पोस्टर लगा के राजस्थान में बड़ा यहाँ पर क्रेडिट वसूला जा रहा है कि बड़ा अच्छा बजट लेके आएंगे, बड़ी मेहनत हो रही है, काम हो रहा है। इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है बजट में, 10 मिनट तक गलत बजट पढ़ दिया। ये है हमारे देश के पॉलिटिक्स की हालत। भारत जोड़ो यात्रा में इतना चल दिया कि फिजिकल फिटनेस तो अच्छी हो गई, मेंटली कह नहीं सकते। हाँ, तो आने वाले साल में हम 6000 करोड़ रुपए एमएलए खरीद, माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी का बजट है। गिव इट। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने पोल्यूशन की बात की थी और अगली 2 पॉजिटिव न्यूज स्टोरीज जो मैं आपको इस हफ्ते सुनाऊंगा वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें 2 पावरफुल आईएएस ऑफिसर्स ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने डिस्ट्रिक्ट को ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में मदद की। आने वाली दोनों कहानियों से आपको पता चलेगा कि एक ब्यूरोक्रेट के पास दरअसल कितनी पावर होती है सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। यह है आईएएस पवन काद्यान, बिहार राज्य के कूच बिहार के डीएम। इन्हें हाल ही में इनके राज्य को स्वच्छ भारत मिशन में नेशनल अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता के कुछ ऐसे काम किए हैं जो बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन गए हैं। इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एसडब्ल्यूएम और पीडब्ल्यूएम यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ बहुत अच्छे मॉड्यूल अपनाए। इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एसडब्ल्यूएम यूनिट चलाए, यानी कि वो गाड़ियां जो घर घर जाकर सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करती थी और उस वेस्ट से इन्होंने उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेपरेट किया और फिर उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया। मतलब वर्मी खाद होता है ना जो नेचुरली बनता है, उस खाद को बनाकर इन्होंने लोकल के जो किसान होते हैं उनको 10 से 12 रुपए किलो में बेचा। इससे क्या हुआ कि लोगों को एक इंसेंटिव मिला वहां पर वेस्ट को अपने डिकम्पोज करने का। और इसी की तरह इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के भी कई सारे तरीके अपनाए और ऐसे ही लोकल लेवल पर स्कीम्स और कैंपेन्स चलाने से काफी चीजें बदल सकती हैं। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना बड़ा चेंज ला सकता है, ऐसी कहानियां हमें बताती हैं। जरूरी नहीं है कि भाई कोई नेशनल लेवल पर स्कीम चले या प्रधानमंत्री आगे झाड़ू लगाए हर बार। ऐसी ही कहानी है तेलंगाना के नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट की। काफी पिछड़ा इलाका था, यहां पर जितनी भी ग्राम पंचायत थी हार्डली कहीं ऐसा हो जहां पर टॉयलेट्स अवेलेबल हो। लोग ज्यादातर ओपनली डेफिकेट करते थे, यानी कि खुले में शौच करते थे। तभी वहां की डीएम हरिचंदा डसारी ने वहां पर पुरानी बसेस को, जो वहां पे के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस थी, उनको मोबाइल टॉयलेट्स बनाया। मोबाइल टॉयलेट्स दरअसल क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बसेस में या फिर ट्रक्स में छोटे छोटे टॉयलेट्स बना दिए जाते हैं और उस बस या ट्रक को जगह जगह घुमाया जाता है ताकि कभी कोई इवेंट हो, कहीं मेला लगे तो उस जगह वहां पर यूज किया जा सके और लोग खुले में शौचने ना जाए। महिलाओं को काफी फायदा होता है क्योंकि ऑब्वियसली उनको थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है। और इस डीएम ने ऐसे ही कई जगह मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल करके अपने डिस्ट्रिक्ट को ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया। ओपन डेफिकेशन पंचायत तो देखी होगी ना आपने, वैसे ही। क्या बोलती पब्लिक? धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मम्मी क्यों लड़कों से दूर रहने को बोलती थी, ताकि वो लड़के खुश रहे। ओके, ट्विटर पे कभी भी तुम कुछ ट्वीट करो ना तो उसको फुल प्रूफ ट्वीट किया करो कि कोई सैवेज इंसान आके तुम्हारे ट्वीट को बर्बाद न कर दे। आयरन स्पाइडर ने ट्वीट किया, सार्थक टेल्स अस अबाउट हिज 460 रुपए की भरपाई, मी हु यूज्ड यूट्यूब वेंस्ड। गद्दार धोखेबाज, दूर हो जा मेरी नजरों से। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे इतना बड़ा हो गया फिर भी एक्स्ट्रा क्लास के बहाने वैलेंटाइंस डे नहीं मनाता। अरे बनाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अरे वैसे तुम लोग के वैलेंटाइन के प्लान क्या है? मैंने भी वैलेंटाइन के खूब प्लान बनाया, पता है। एक बढ़िया सा गमछा मंगाया है, एक डंडा, पार्क में बैठूंगा। माई लाइफ आफ्टर टर्निंग 25। खुशी हो रही है इस बात की क्योंकि आज खुशी क्या है? मैं तो एक जिंदा लाश हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ। किस चीज की खुशी? क्यों खुशी मनाऊं मैं? जहां तक मीम्स की बात है, राखी सावंत आई थिंक इज वेरी अंडररेटेड। काफी अच्छे अच्छे मीम दिए राखी ने। मुनाजा ने ट्वीट किया, ड्रॉप इन अ मूवी नेम एंड ऐड बाथरूम में इन द एंड। नाउ लेट्स फाइंड आउट। दम लगा के आयशा बाथरूम में, पठान बाथरूम में, मैंने प्यार किया बाथरूम में, एनीबॉडी कैन डांस बाथरूम में, कोई मिल गया बाथरूम में, बेटा बाहर निकलो जल्दी चिपकली है, मैं हूं ना बाथरूम में। मुझसे शादी करोगी बाथरूम में? चलो आपके थ्रू अब थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लासेस ले लेते हैं। मस्त मीम्स 04 ऑन इंस्टाग्राम। सैफान अली इस बच्चे का नाम है। वॉचिंग फ्रॉम द सिटी विच इज ऑल्सो नोन एज मिनी दार्जिलिंग। मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है बिहार के पूर्णिया को, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो कई बार इतना सुहाना रहता है कि उसको मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात लाइव हिंदुस्तान के आर्टिकल में ये पता चली कि पहले जो दार्जिलिंग था वो पूर्णिया जिले में ही आता था लगभग 1770 के टाइम पर। बाद में खैर ज्योग्राफिकल सिचुएशंस बदल गई ब्रिटिशर्स के आने के बाद, बट ये दिस इज योर आंसर। अर्पित मेल 11 ने लिखा है, मैं उस जगह से हूं जहां शजर पत्थर पाया जाता है और जिस नदी में पाया जाता है उसका पुराना नाम कर्णावती था जो बाद में कन्या हुआ। आज उसी नदी का नाम और शहर का नाम क्या है?
तो नदी का नाम मुझे पता है, ये केन नदी की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, जो शजर पत्थर है ये मिलता है बांदा में। 400 साल पहले एक अरबी व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था और काफी खूबसूरत सा पत्थर होता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा पत्थर होता है, उसमें पत्तियां और पेड़ की नक्काशी दिखती है। इनफैक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग एक बात होती है नदियों के बारे में कि कई नदियों में कुछ नायाब पत्थर मिलते हैं। आजकल एक पत्थर जो काफी ज्यादा चर्चा में है वो है शालीग्राम पत्थर, जो नेपाल से आ रहा है और भगवान राम की मूर्ति भी उसी से बनाई जाएगी। ऐसी कई सारी नदियां होती हैं, उनमें कुछ अलग अलग तरह के पत्थर मिलते हैं जो मार्केट में बिकते भी हैं। HRK 000 इज वॉचिंग फ्रॉम इत्र की नगरी, द परफ्यूम सिटी। अच्छा, इत्र की नगरी इज कन्नौज, जो यूपी में पड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि इत्र, या फिर जिसको कुछ लोग अत्तर भी कहते हैं, ये काफी ज्यादा पहले बहुत फेमस था। आजकल के जो परफ्यूम आते हैं ना, ये जो डिओड्रेंट और सेंट वगैरह आते हैं, इनका जो बेस होता है वो अल्कोहल बेस होता है। पहले के टाइम पे ऑयल बेस होता था, सैंडलवुड वगैरह से इत्र बनते थे, और जो हमारे राजा महाराजा थे, खासकर मुगलों के टाइम पर, उनको बड़ा शौक होता था इत्रों का। और कन्नौज को आप देखोगे तो वो लखनऊ, कानपुर और कोई एक और सिटी है उसके बीच में पड़ता है। तो जो राजा महाराजा थे ये कन्नौज से काफी ज्यादा इत्र मंगाते थे, और आज भी कन्नौज के इत्र की जो वैल्यू होती है वो मार्केट में बहुत है। तो इन्हीं कारणों की वजह से कन्नौज इज नोन एज द परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। द निष्ठा पहूजा इज वॉचिंग फ्रॉम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव एन अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क। अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क, फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इसको गूगल नहीं करूंगा, बट मेरा गेस है आप लंदन की बात कर रही हैं, क्योंकि जो लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। खान साहब हैज सेड इफ नॉर्थ अमेरिका इज अ वर्ल्ड देन वॉचिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं पता यार। से ही अगर आप भी शो में फीचर होना चाहें तो शो देख पे अपनी एक सेल्फी ले, उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करें, और इन लोगों की तरह ही अपनी एक सिटी की कोई खास हिंट, कोई खास बात अपनी सिटी की बताएं हमको, और हम यहां पर गैस करने की कोशिश करें। इस हफ्ते के रिकमेंडेशन के लिए झूठ क्यों बोलूं, मैंने अभी कोई किताब नहीं पढ़ी इस हफ्ते, बट हाँ, ये ISC कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये छोटी सी किताब है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज का छोटा छोटा कलेक्शन है, मुझे अपने कमरे में मिल गई, तो इनमें से ही अभी कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगा, और जो अगर पसंद आई तो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह पे बता दूंगा, या फिर अगले हफ्ते यही बता दूंगा। कैसे लगा आपको एपिसोड? उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब ब खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।